ये कंपनी 60% से ग्रो कर सकती है, पर एक रिस्क है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। FII तो लगातार इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। अगर तुम इसका स्टॉक देखो तो वो पिछले 6 महीने में डबल से ज्यादा हो गया। इस चैनल पे मैंने अब तक जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें से ये स्टॉक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में से एक है। तो इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल की बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। तो बेसिकली ये एक B2B मॉडल है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल है। मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूमर से तो डील नहीं करते, लेकिन जो ये ड्रग्स बनाते हैं वो ये अलग अलग बिजनेसेस को सेल करते हैं, जो बिजनेस आगे इनकी ड्रग्स कंज्यूमर को बेचते हैं। लेकिन फार्मा सेक्टर में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनफ नहीं होती, तुम्हें अपनी ड्रग्स बेचने के लिए अलग अलग अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जैसे अगर तुम्हें कोई ड्रग USA में बेचनी है तो तुम्हें FDA का अप्रूवल चाहिए होता है, और क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स के पास अलग अलग जगह के अप्रूवल भी हैं। अब क्योंकि इनके पास अलग अलग जगह के अप्रूवल्स हैं तो ये बेसिकली अलग अलग ग्लोबल कंपनीज जो मतलब बाहर ऑपरेट करती हैं और बाहर ड्रग्स बेचती हैं उनके लिए उनको ड्रग्स बना के बेचते हैं। तो बेसिकली इससे फॉरेन कंपनीज को क्या फायदा होता है कि उनको बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाने पड़ते खुद ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए, और दूसरा उनको अप्रूवल के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। क्योंकि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स के पास अप्रूवल भी है तो वो डायरेक्टली क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स को ही कह देते हैं कि तुम हमारे लिए ड्रग बना दो, और फिर उस ड्रग पे अपना ब्रांड लगा के आगे सेल कर देते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ग्लोबल कंपनी को कोई भी दवाई चाहिए, सपोज सेफ्ट्राएक्सोन चाहिए, तो वो क्वालिटी फार्मा को बोलेंगे कि भाई तुम हमारे लिए ये दवाई बना दो हमारे नाम के अंडर, और इनसे वो ड्रग परचेज करके उस पे अपना ब्रांड नेम लगा के आगे सेल कर देंगे। पर इसी से इनके बिजनेस का मोट आता है। ये सोचो कि एक ग्लोबल कंपनी ने क्वालिटी फार्मा से एक ड्रग बनवा ली और उसको हॉस्पिटल में यूज करने लग गई, ठीक है। तो अब जो वो ग्लोबल कंपनी है ना वो इतनी इजीली अपने सप्लायर को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने अपने सप्लायर को यानी कि क्वालिटी फार्मा को चेंज किया तो उस ड्रग की कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ये सब चेंज हो जाएगा, और मतलब वो ड्रग सेम रहनी चाहिए अब गोइंग फॉरवर्ड। तो जो ग्लोबल कंपनीज है वो इतनी इजीली अपने सप्लायर्स को चेंज नहीं करेंगी, और इनका सप्लायर कौन है? क्वालिटी फार्मा, ठीक है। तो यही इस बिजनेस का मोट है कि मतलब जो एंड कंपनीज है ना इनकी ग्लोबल कंपनीज, वो इनको इतनी इजीली स्विच नहीं करती। अब देखो, जहां पे तुम ड्रग बना रहे हो सबसे पहले तो वो जगह स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उस ड्रग में बैक्टीरिया चले गए तो फिर दवाई लेने का फायदा क्या हुआ? मतलब उस दवाई से तो इन्फेक्शन ही हो जाएगा। तो सबसे पहले वो फैक्ट्री स्टेराइल होनी चाहिए, और वो स्टेराइल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए जहां पे भी फैक्ट्री में ड्रग बनती है ना वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन होती है। तो इसी वजह से क्वालिटी फार्मा वालों ने अलग अलग ड्रग बनाने के लिए अलग अलग यूनिट सेटअप कर रखी है। जैसे देखो, इनकी टोटल 5 यूनिट है, जिसमें एक में ये जनरल ड्रग्स बनाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, दूसरे में ये बीटा लैक्टम्स बनाते हैं, तीसरे में ये कैंसर की ड्रग्स बनाते हैं जिसको इन्होंने ऑन्कोलॉजी लिखा हुआ है, चौथे में ये सिफेलोस्पोरिन बनाते हैं। अब सिफेलोस्पोरिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक होती है, पर तुम इस बात को छोड़ो, और पांचवे में ये बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं, और इनकी छठी यूनिट अभी कंस्ट्रक्शन में है जिसमें ये हार्मोन्स बनाएंगे। अब तुम पहले एक बेसिक बात समझो कि जो जनरल ड्रग्स होती है जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, उसमें इनके मार्जिन होती है कम, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड ड्रग होती है जैसे कैंसर की ड्रग्स हो गई, यानी कि इनका ऑन्कोलॉजी का सेगमेंट हो गया, या हार्मोन्स की यूनिट जो अभी ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसमें ये हार्मोन्स बनाएंगे, या फिर जो बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गई उसमें इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो मतलब गोइंग फॉरवर्ड ये क्या कर रहे हैं? ये अपने हाई मार्जिन वाले सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये कंपनी ये टारगेट कर रही है कि ये जो है ना अपने कैंसर वाले ड्रग की सेल इंक्रीज कर पाए, जिसकी वजह से इसका ब्लेंडेड मार्जिन इंप्रूव हो पाए, और इसके बारे में हम इनकी गाइडेंस में बात करेंगे। और मैनेजमेंट बेसिकली यही कोशिश कर रही है कि ये अपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएं, यानी कि अपने कैंसर या जो इनका ऑन्कोलॉजी वाला सेगमेंट है ना उसकी सेल्स को बढ़ाएं, और वो पूरे रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूट करे गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इनका जो एबिटा मार्जिन है वो इंप्रूव हो पाए। अब ये कंपनी अलग अलग जगह में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि UAE हो गई, या लैटिन अमेरिका हो गया, GCC कंट्रीज हो गई जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया या अफ्रीका हो गया। तो बेसिकली इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। और इनके बिजनेस मॉडल पे जो एक रिस्क होता है वो ये होता है कि सपोज इनकी फैक्ट्री का कोई अप्रूवल कैंसिल हो गया, या फिर इनकी कोई ड्रग बैन हो गई, या इन्होंने अगर किसी ड्रग का लाइसेंस ले रखा था तो वो बैन हो गया। तो मतलब ये 2-3 रिस्क होते हैं किसी भी फार्मा कंपनी पे। तो बेसिकली ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल कि ये एक B2B कंपनी है जो अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के लिए ड्रग्स बनाती है और उनको सेल कर देती है, और उसके बाद वो ग्लोबल कंपनीज उस ड्रग पे अपना ब्रांड नेम लगा के आगे उसको एंड कस्टमर को सेल कर देती है। अब चलते हैं इसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स पे। अब इनकी सेल्स 45% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी थी कि ये अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे, पर इन्होंने अपनी सेल्स को 45% से इंक्रीज किया है, मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। तो देखो, बेसिकली इनकी सेल्स इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नई नई ड्रग्स बना के उनको रजिस्टर करवा रहे हैं, और पिछले 3 क्वार्टर्स में इन्होंने 60 से 70 नई रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसकी वजह से ये नई ड्रग्स को सेल कर पा रहे हैं, और इस वजह से इनकी सेल्स इतनी अच्छी पेस पे ग्रो कर रही है। और मैनेजमेंट ये बता रही है कि जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड हमारी और रजिस्ट्रेशन होती जाएंगी ना ड्रग्स की, वैसे वैसे क्या पता हम अपनी सेल्स की गाइडेंस और इंक्रीज करते रहें गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर तुम इनका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन देखो तो वो भी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे एक्सपैंड हुआ है। मतलब पिछले साल इस कंपनी का इस क्वार्टर में पैट मार्जिन था 11% का, वो इंक्रीज होकर
16% तक आ गया है। अब क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है ना, तो इस वजह से इसकी एबिटा की और इसकी पैट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आ रही है। जैसे कि तुम खुद देखो कि ऑल्दो इस कंपनी ने अपनी सेल्स को तो 45% से ग्रो किया है, पर अपने पैट को यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इन्होंने 120% से ग्रो किया है। मतलब इसका प्रॉफिट इसकी सेल्स से ज्यादा रेट पे ग्रो हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। और मार्जिन एक्सपेंशन मिलना तो बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अब वैसे तो इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी थी कि FY27 में यानी कि इस साल इनका एबिटा मार्जिन 2% से एक्सपैंड होगा, लेकिन अगर तुम इनके रिजल्ट्स देखो ना, तो पिछले साल इनका एबिटा मार्जिन था 21.9% का, जो इस साल इंक्रीज होकर 25% के आसपास चला गया है। यानी कि इस कंपनी का एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 3.5% से एक्सपैंड हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जबकि इन्होंने गाइडेंस क्या दी थी कि हमारा एबिटा मार्जिन 2% से एक्सपैंड होगा। तो मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को भी आउट परफॉर्म किया है। अब देखो, इतनी अच्छी सेल्स देखते हुए मैनेजमेंट ने जो पहले गाइडेंस दी थी ना कि हम इस साल अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे, उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया। मतलब अपनी गाइडेंस इंक्रीज कर दी और ये बोला है कि इस साल यानी कि FY27 में ये अपनी सेल्स को 40% से ग्रो करेंगे। मतलब पिछले साल इनकी सेल्स थी 500 करोड़ की और इस साल ये 700 करोड़ के आसपास की सेल्स करेंगे। तो मतलब सेल्स के लेवल पे इन्होंने गाइडेंस इंक्रीज की है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज, पिछले साल तक मैनेजमेंट ने ये बोल रखा था कि हम FY27 में 26% का एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे, लेकिन उसकी भी गाइडेंस अब इन्होंने इंक्रीज कर दी और ये बोला है कि FY27 में अब हम 27 से 28% का एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट को लेके पिछली कॉन कॉल तक मैनेजमेंट ने ये बोल रखा था कि हम इस साल यानी कि FY27 में 100 करोड़ का पैट करेंगे, और उसकी भी गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज कर दी और अब ये बोला है कि इस साल यानी FY27 में 109 करोड़ का पैट करेंगे। यानी कि ये कंपनी इस साल अपने पैट को 62% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और इसके बारे में हम इनकी गाइडेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं इनकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पे बात करूं कि मतलब इनका कैंसर वाला सेगमेंट कैसा चल रहा है और जनरल सेगमेंट कैसा चल रहा है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो इनका कैंसर वाला सेगमेंट है उसमें इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। तो बेसिकली उस सेगमेंट की सेल्स ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपना कंसोलिडेटेड मार्जिन इंप्रूव कर पाए। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये टारगेट कर रही है कि इस साल इनका 25 से 30% रेवेन्यू इनका कैंसर वाले सेगमेंट से ही आए, जिसमें इनका ज्यादा मार्जिन होता है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है, क्योंकि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें नई फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी, यानी कि केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। तो इनके केपेक्स पे बात करते हैं। तो देखो, जो इनकी जनरल फैसिलिटी है ना, जिसमें ये वो जनरल ड्रग्स बनाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, वो तो 75 से 80% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और जो इनकी ऑन्कोलॉजी वाला सेगमेंट है उसकी भी जो फैसिलिटी है वो भी 75 से 80% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। ऑन्कोलॉजी वाला सेगमेंट मतलब जिसमें ये कैंसर की ड्रग्स बनाते हैं। तो क्योंकि इनका ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट की फैसिलिटी 80% यूटिलाइजेशन के आसपास चल रही है ना, तो ये अब उसकी नई फैसिलिटी भी लगा रहे हैं ताकि ये और प्रोडक्ट बना पाए। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारी करंट फैक्ट्री 80% यूटिलाइजेशन पे चल रही है और तुम्हें और सामान को आगे सेल करना है, तो तुम्हें एक नई फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी, जिस वजह से ये अपनी ऑन्कोलॉजी वाली सेगमेंट की नई फैसिलिटी लगा रहे हैं और मतलब उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 40 से 50% से एक्सपैंड कर देंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और क्योंकि इनकी जो जनरल फैसिलिटी है जिसमें जनरल ड्रग्स बनाते हैं वो भी 75 से 80% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, तो उसमें भी ये 20% और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। तो मतलब इस कंपनी की इतनी अच्छी डिमांड है कि ये गोइंग फॉरवर्ड और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं ताकि ये उस डिमांड को कैटर कर पाए। तो मतलब ये तो एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। तो देखो, हुआ क्या था कि पिछले साल यानी कि FY26 में इनके डेटर डेज बढ़ गए थे। मतलब जो ये वॉर हुई थी और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हुई थी ना, उस वजह से इनके डेटर डेज बढ़ गए थे। मतलब इनके जो कस्टमर है इनको लेट पैसे दे रहे थे, जिसकी वजह से इनका पैसा इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल में फंस रहा था। पर इस क्वार्टर में वो डेटर डेज इंप्रूव हो गए हैं। तो पिछले साल FY26 में वो डेटर डेज बढ़ के 208 डेज के अराउंड चले गए थे, उसको ये अब इंप्रूव करके 165 से 170 डेज के अराउंड ले जाएंगे। क्योंकि बेसिकली जो इनका पैसा फंसा हुआ था ना, उसमें से बहुत सारा पैसा अब इनको मिल गया है। तो मतलब इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव होगी। क्योंकि बेसिकली पिछले साल हुआ क्या था कि जो इनका मिडिल ईस्ट वाला पैसा है ना, वो अटका हुआ था, जिसकी वजह से इनके रिसीवेबल डेज बढ़े हुए थे। और अगर ये इस साल 700 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे ना, तो उसमें से 300 करोड़ का इनका रिसीवेबल रहेगा। मतलब इनका 40% रेवेन्यू इनके रिसीवेबल्स में रहेगा। और बेसिकली अभी तो ये कंपनी अपने इंटरनल कैश फ्लो से ही सारा केपेक्स कर रही है। मतलब जो भी बिजनेस से कैश जनरेट हो रहा है ना, उसी को अपने केपेक्स के लिए यूज कर रही है। पर बाई चांस अगर वो खत्म हो जाता है तो इन्होंने केपेक्स करने के लिए एक एक्सटेंडेड लोन भी ले रखा है। अब एक बात समझो, जो भी ऐसे हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, जो ऐसी गाइडेंस देती है कि हम 50% से ग्रो करेंगे, 60% से ग्रो करेंगे या 100% से ग्रो करेंगे, इन कंपनीज को तुम एक बार पढ़ के भूल नहीं सकते। मतलब इन कंपनीज को हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है कि जो कंपनी ने कहा है क्या वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पा रही है, नहीं कर पा रही। क्योंकि दुनिया ना रोज बदलती है। जो बिजनेस आज अच्छा कर रहा है वो कल को जाके खराब कर सकता है। तो हमें हर 3 महीने में ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ता है कि क्या जो इन्होंने बोला है वो करके भी दिखा रहे हैं, नहीं करके
करके दिखा पा रहे, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने ये बोला मैं 50% से या 60% से ग्रो करूंगी और उसके रिजल्ट में उसने 10 या 20% से ग्रो किया ना, तो स्टॉक 2 दिन में 50 से 60% भी गिर सकता है। तो बेसिकली हर 3-3 महीने में इनको ट्रैक करना पड़ता है। और जो भी कंपनीज आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे क्वालिटी फार्मा ही बता रहा हूँ, तो 3 महीने बाद जब इसका रिजल्ट आएगा ना, तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा। और मैं अपने चैनल पे इसकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखूंगा। तो सबसे पहले अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो 3 महीने बाद तुम्हें दोबारा से इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी क्वालिटी फार्मा की। तो अभी के अभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और उस ट्रैकिंग के बेस पे जो इस कंपनी का रिजल्ट आएगा उसके बेस पे तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, बेसिकली अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा। और जिस कंपनी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी या खराब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी, उसको कट करना पड़ेगा। बेसिकली या तो पोजीशन को ट्रिम करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा, वो तो सब्जेक्टिव है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ऐसे ही होती है कि जो चीज अच्छा कर रही है, मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि विराट कोहली की तरह छक्के मारती जा रही है, उसमें पोजीशन को इंक्रीज करना होता है। और जो कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है, जिसकी परफॉर्मेंस में खराबी आनी स्टार्ट हो रही है, उससे दूर भागना होता है। यही तो होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो 3 महीने बाद तुम्हें इस कंपनी की वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इसको ट्रैक करना पड़ेगा और इसकी ट्रैकिंग में अपने चैनल पे कंटिन्यू रखूंगा। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इनकी कॉन कॉल पे चलते हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले तो Q3 FY27 से इन्होंने अपने ऑडिट करने के लिए KPMG को ऑनबोर्ड कर लिया है। मतलब इन्होंने ग्लोबल ऑडिट फर्म को हायर कर लिया है, जिसकी वजह से मतलब ऑडिट की प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो जाएगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली दिखती है इससे कि वो स्ट्रांग हो रही है। अब बेसिकली ये कंपनी हर क्वार्टर में अपने 2-3 नए प्रोडक्ट्स रजिस्टर करवाती जा रही है अलग अलग जगह पे, जैसे कोलंबिया हो गया या मेक्सिको हो गया, जिस वजह से ये अपनी सेल्स को इतने अच्छे रेट पे ग्रो कर पा रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने अपनी गाइडेंस भी इंक्रीज कर दी है। अब देखो कॉन कॉल में एनालिस्ट ने इनकी मैनेजमेंट से ये बात बार बार पूछी कि जो ये जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन आ रखी है, क्या उसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब जो इनका रॉ मटेरियल है, जो APIs है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, क्या उनकी कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं हो रही? क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। तो बेसिकली इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जो हमारी 80 से 85% रॉ मटेरियल है ना, वो तो हम इंडिया से ही लेते हैं, मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर करते हैं, और सिर्फ 15% चाइना से लेते हैं। तो अब तक तो उस पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई है और ना ही उसकी कोई कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो मतलब इस चीज पे तो कोई वरी करने वाली बात ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि इस कंपनी ने ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या बनती है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि FY26 में इनकी सेल्स 503 करोड़ की थी और अब इन्होंने अपनी गाइडेंस इंक्रीज कर दी और ये बोला कि हम इस साल अपनी सेल्स को 40% से ग्रो करेंगे। मतलब FY27 में ये अपनी सेल्स को 700 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे। और पिछले साल इनका पैट था 67 करोड़ का, उसको ये इस साल इंक्रीज करके 109 करोड़ तक ले जाएंगे। यानी कि अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑलमोस्ट 62% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और बेसिकली इनकी FY27 की सेल्स इन्होंने बताई है कि 700 करोड़ की होगी और मैनेजमेंट ने ये बोला कि FY30 तक हम अपनी सेल्स को 1500 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। यानी कि अगले 3 साल में, मतलब FY28, 29 और 30 में ये अपनी सेल्स को डबल कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ये कंपनी अपनी सेल्स को अगले 3 साल तक भी, यानी कि FY30 तक 30% कैगर के रेट से ग्रो करेगी। और दूसरी चीज, इस कंपनी का ये टारगेट है कि FY29 तक इनका EBITDA मार्जिन 30% के आसपास आ जाएगा। मतलब गोइंग फॉरवर्ड FY27 के बाद भी इस कंपनी को लगातार EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी EBITDA या पैट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो मतलब इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक तो बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि जैसे ही हमारा रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास टच कर जाएगा ना, तब हमारा EBITDA मार्जिन भी 29 से 30% के बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज होगी, पर जो हमारे ऑपरेशन है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और इस साल इनका रेवेन्यू है 700 करोड़ का और इन्होंने EBITDA मार्जिन की गाइडेंस दे रखी है 27 से 28% की। तो वही बात है, गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी को EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर इनकी गाइडेंस की मैं तुम्हें समरी दूं तो इस साल ये अपनी सेल्स को तो 40% से ग्रो करेंगे और अपने पैट को 60% से ग्रो करेंगे। और अगले साल यानी कि FY27 के बाद भी अगले 3 साल तक ये अपनी सेल्स को 30% कैगर के रेट से ग्रो करेंगे और अगले 3 साल में भी इनको EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी EBITDA की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो मतलब अगले 4 साल का इस कंपनी का आउटलुक तो बहुत अच्छा है गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन में तो हम सिर्फ इस साल का यानी कि FY27 का आउटलुक कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगले 4 साल तो बहुत दूर है और तब तक तो इस कंपनी को लगातार ट्रैक करते रहना पड़ेगा हर 3-3 महीने बाद। तो अभी इसका FY27 के हिसाब से वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी PE रेशो निकालेंगे और फिर इसकी पेग रेशो निकालेंगे। तो PE रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। PE रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है। और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 3500 करोड़ के आसपास का और इस साल ये 109 करोड़ का पैट करेगी। तो इसकी PE रेशो हो गई 3583 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 109 यानी कि ऑलमोस्ट 33 के आसपास की। और ये कंपनी इस साल अपने पैट को 62% से ग्रो करेगी। अब इसकी पेग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका भी तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय इस साल पैट में कितने परसेंट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इस कंपनी की पीई रेशो है 33 की, और ये कंपनी इस साल अपने पैट को 62% से ग्रो कर सकती है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो इसकी पेग रेशो हो गई 33 डिवाइडेड बाय 62, यानी कि इस कंपनी की पेग रेशो हो गई 0.54 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी किसी भी कंपनी को ऐसे ही फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।